हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 47, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। और हाँ, हर संडे शाम 5 बजे आप भी फॉलो करते रहिए रेगुलर बेसिस पर दी करंट अफेयर शो, और अपने दोस्तों को भी बोलिए, ठीक है। और नोट्स बनाते हुए जरूर चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सर्वे। फ्रेंड्स, हाल ही में एक इंटरनेशनल सर्वे किया गया, जिसके थ्रू पता चला है कि जो वर्ल्ड वाइड सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं दुनिया भर में, वो नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। और ये रिपोर्ट, ये सर्वे किसके थ्रू जारी किया गया है, नीचे देखिए। अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मार्केटिंग कंसल्ट के द्वारा ये सर्वे जारी किया गया है, इसी के थ्रू पता चला है। और फ्रेंड्स, दुनिया भर के अंदर जो पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीछे हैं इस सर्वे में। जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बहुत ही पॉपुलर नेता माने जाते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जी से पीछे हैं। यानी कि फिलहाल 2 सितंबर तक का ये सर्वे जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा, और यह भी पूछा जा सकता है कि किसने ये सर्वे जारी किया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मार्केटिंग कंसल्टेंट ने ये सर्वे जारी किया है। और फ्रेंड्स, हो भी क्यों ना, आपको पता है आज जो सबसे पावरफुल माना जाता है आपके हाथों में जो है, वो है सोशल मीडिया। यानी कि कुछ भी आज अचानक से सेकंडों में वायरल हो जाता है, कुछ भी यहां पर पहुंच सकता है और कुछ भी एकदम नीचे गिराया जा सकता है सोशल मीडिया की पावर से। और अब तक के इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर इतने जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल। ये ट्विटर हैंडल है नरेंद्र मोदी जी का, इसके ऊपर फॉलोवर देखिए एक बार आप, 71.1 मिलियन फॉलोवर ट्विटर हैंडल के ऊपर, जो कि अपने आप में मायने रखते हैं। और ये इनके एक तरीके से पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, क्योंकि पीएमओ का ये अकाउंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट है। देखिए फॉलोवर देख रही है। वहीं इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग इनके 59 पॉइंट समथिंग के आसपास फॉलोवर हैं, जो कि बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटी के भी नहीं होते हैं। तो सोशल मीडिया एक तरीके से जबरदस्त तरीके से हाथ में है नरेंद्र मोदी जी का, इसी वजह से वर्ल्ड वाइड इतने पॉपुलर बन चुके हैं ये। तो याद रखिएगा, आई होप आपको पसंद भी आया होगा ये इवेंट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता क्या है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा शिखर सम्मेलन है जिसमें दुनिया के 5 सबसे डेवलपमेंट विकासशील देश हिस्सा लेते हैं। यानी कि ये एक समूह है 5 ऐसे देशों का, जो कि आर्थिक रूप से भी काफी स्ट्रॉन्ग है और विकासशील देश हैं, जो कि चर्चा करते हैं बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर, ठीक है, आर्थिक मुद्दों के ऊपर, कि अपने अपने देश में कैसे विकास को और ज्यादा बढ़ावा दे सके, उन चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब सवाल उठता है कि जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, हर साल ये सम्मेलन होता है, 2021 में भी ये सम्मेलन इस बार हुआ है, डिटेल दूंगा। लेकिन पहले समझते हैं कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इसमें देश हमारे शामिल होता है ब्राजील, भारत, रूस, चीन, दक्षिणी अफ्रीका इसमें शामिल रहते हैं। अब इसको याद कैसे रखें, इसकी स्पेलिंग देखिए ब्रिक्स की, BRICS। B4 हो जाएगा हमारा ब्राजील, ठीक है, R4 है हमारा रसिया, I4 है इंडिया, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। C4 है चाइना, और S4 है साउथ अफ्रीका। आई होप अब याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो ब्रिक्स है ना, ये अल्फाबेट है सभी देशों के जो जो इसमें शामिल होते हैं। और कौन कौन से देश शामिल हैं, जो कि आर्थिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग है और जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का सबसे भारी हिस्सा लेके बैठे हैं। यानी कि यही 5 देश वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 41% हिस्सा हैं।
यही 5 देश जो ग्लोबल जीडीपी है, ग्लोबल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 24% हिस्सा इन्हीं देशों के अंदर है। और जो ग्लोबल बिजनेस है उसमें भी इन 5 देशों का 16% भागीदारी है। ठीक है, तो हर जगह ये देश बहुत ही मायने रखते हैं दुनिया भर में, चाहे वो ग्लोबली बिजनेस हो या फिर ग्लोबली पॉपुलेशन हो या फिर किसी भी तरीके का व्यापार, व्यवसायिक व्यापार हो। तो ठीक है, मायने रखते हैं देश, विकासशील देश है, इनके ऊपर एक तरीके से पूरे दुनिया का बिजनेस टिका हुआ है। तो ये देश चर्चा करते हैं। खास बात ये रही है इस बार 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन था, ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था, एग्जाम में पूछला जाएगा। ठीक है, ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 2021 में हुआ और ये 15वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, 15वीं वर्षगांठ थी इस बार। और खास बात यह कि इस ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता की है इस बार, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, आप डायरेक्टली आंसर लगा दोगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इससे पहले भी एक बार नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जब गोवा में हुआ था। तो 2 बार नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। कई सारे इसमें मुद्दे उठाए गए। सबसे पहला तो मुद्दा यही उठाया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने उसके ऊपर भी चर्चा की, अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर। मोदी जी ने टेररिज्म के ऊपर चर्चा की, आतंकवाद को कैसे खत्म किया जा सके, एकजुट होकर आतंकवाद को अपने अपने देश से खत्म किया जा सके। वहीं पर कोविड-19 पैंडेमिक के मुद्दे को लेकर भी इस बार चर्चा हुई ब्रिक्स सम्मेलन में। तो याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स सम्मेलन। कौन कौन से देश इसमें शामिल है मैंने आपको बता दिए, क्यों है ये देश इसमें शामिल और इस बार किसने अध्यक्षता की। बहुत ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड जो एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू का कचरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में भारत 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ 24वें स्थान पर रहा। आपको पता है अभी 6 सितंबर यानी कि 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक पैरालंपिक चल रहे थे टोक्यो के अंदर, 2020 पैरालंपिक थे। तो इसमें इस बार भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते और भारत को 24वां स्थान मिला, यानी कि भारत की 24वीं रैंकिंग है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि पैरालंपिक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो 24वें पायदान पर भारत इस बार मेडल की लिस्ट में रहा है और वहीं पर 5 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। देख लेते कौन कौन गोल्ड मेडल लाया। ठीक है, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल लाई, मैंने आपको बता दिया था एक एपिसोड में। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में लेकर आई है ये। साथ ही सुमित अंतिल गोल्ड मेडल लेकर आए जो कि मैन जैवलिन थ्रो में लेकर आए। साथ ही मनीष नरवाल गोल्ड मेडल लेकर आए, मैन 50 मीटर पिस्टल में ये मेडल लेकर आए। साथ ही प्रमोद भगत एक गोल्ड मेडल ये भी लेकर आए जिन्होंने मैन सिंगल बैडमिंटन में लेकर आए। एक है कृष्णा नागर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मैन सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 5 लोग गोल्ड मेडल लेकर आए पैरालंपिक में। बाकी रैंकिंग देखिए, टॉप पर जो है पहले पायदान पर जो पैरालंपिक में रहा है वो है चाइना, क्योंकि इसने टोटल 96 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल जो मेडल जीत के ले गया पैरालंपिक में चाइना वो 207 ले गया है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन की रैंकिंग रही है और थर्ड पर यूनाइटेड स्टेट की रैंकिंग रही है और वहीं पर 24वें स्थान पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस भारत की रही है। 24वें स्थान पर पायदान पर भारत रहा है, जिसमें से टोटल 19 मेडल भारत ने जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल भारत ने पैरालंपिक टोक्यो में जीते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि यार चाइना ने इतने सारे मेडल जीत लिए 207, वहीं पर ग्रेट ब्रिटेन ने 124, भारत इतने पीछे क्यों रह गया है। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि जो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेंट है वो भारत से काफी कम जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक में ही देखे लगभग 120-125 के आसपास गए थे और यहां से 500, 600 लोग जाते हैं, इससे भी ज्यादा जाते हैं। तो लोग पार्टिसिपेंट कम है भारत की तरफ से, इसलिए मेडल थोड़े से कम रह जाते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत भी एक न एक दिन जरूर टॉप पे आएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, अरे यार, क्यूबा ने रचा इतिहास, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में फ्रेंड्स हिस्ट्री क्रिएट कर दिया क्यूबा ने। क्यूबा एक देश है जो कि
नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना क्यूबा की राजधानी है। तो क्यूबा देश का ऐसा दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई है, लगाना शुरू कर दिया है। अब तक आपको पता है 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन बहुत सारे देश में लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन क्यूबा ने पहला ऐसा देश किया है जिसने 2 साल के बच्चों को, ठीक है, वैक्सीन लगाई है और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इसने एक तरीके से। देखिए दुनिया में अब तक कुल इतने सारे लोग संक्रमित है जिसमें 220 करोड़ के आसपास शायद ये संख्या है। वहीं पर जो लोगों की मौत हुई है वो 4 करोड़ के आसपास मौत हुई है। सॉरी 45 लाख के आसपास वर्ल्ड वाइड में मौत हुई है कोरोना की वजह से। और जो वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं वो लगभग, और जो वर्ल्ड वाइड टोटल लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो 544 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं अब तक लगभग। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया भर में ऐसा पहला कौन सा देश बन गया जिसने 2 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया? तो याद रखिएगा क्यूबा बन गया है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट है भाई, इंपोर्टेंट डेज आ गए, इसको ध्यान से समझिएगा। 10 सितंबर को विश्व भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 2 दिन पहले ही 10 सितंबर गया है, तो विश्व भर में यानी कि वर्ल्ड वाइड क्या मनाया गया? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑब्वियसली इसके बारे में जानते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो आत्महत्या के केसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस रेट बढ़ रहा है। लोग भाग दौड़ की जिंदगी में खुद को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। उस स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में पहुंचते हैं, डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल केस इतने सारे बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। हर 40 सेकंड में, देखिए कितनी बड़ा नंबर है। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है किसी कारण की वजह से। प्रत्येक वर्ष लगभग 8 लाख से अधिक लोग अलग अलग कारणों के चलते आत्महत्या करते हैं, ठीक है। एक साल में 8 लाख लोग, बहुत बड़ा नंबर है। तो यार इसी चीज को कम करने के लिए, आत्महत्या को कम करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। अगर उनके परिवार में, उनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जो कि डिप्रेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि इसके प्रॉपर लक्षण होते हैं, पहले ही दिख जाते हैं। जो डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस फील करते हैं वो लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं रखते हैं, मतलब जो सोशल कनेक्टिविटी है बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और सोशल मीडिया से भी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो पहले ही थोड़े थोड़े लक्षण दिख जाते हैं। अगर आपके आसपास कोई है तो यार उससे प्रॉपर बातचीत करो, एक प्रॉपर फ्रेंड सर्कल क्रिएट करो, उसकी प्रॉब्लम सुनिए, प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करिए। प्रॉपर फैमिली में अगर है तो फैमिली के साथ बैठ के उसको टाइम दीजिए। तो यार यही लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना, अवेयर करना कि ऐसे हम किसी की जान बचा सकते हैं, और जो सुसाइडल केस इतने आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड उसको कम कर सकते हैं। इसलिए ये दिवस अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस बार प्रॉपर थीम के साथ मनाया गया, हर साल मनाया जाता है। थीम देखिए, नोट करिएगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इस बार। अब मेरी एक बात ध्यान से समझिए, अब ये इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको कराया, कल एक परसों, कल ही एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जिस मैंने आपको 2021 के सभी इंपॉर्टेंट डेज प्रोवाइड किए हैं विद थीम, ठीक है। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक साथ आपके सभी इंपॉर्टेंट डेज कवर हो जाएंगे। बाकी हर एक एपिसोड में मैं आपको उस हफ्ते में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट डेज तो कवर करा देता हूं, लेकिन वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट है 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है 8 सितंबर को। सिंपल सा फंडा है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, शिक्षा का महत्व समझाना लोगों को कि मानव जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस हर साल 8 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में। इस बार इसका जो थीम था, नोट करिए, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। इस बार देखा गया है 2 साल से पेंडेमिक की वजह से एक और चीज निकल के आई है, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है।
क्योंकि स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार जो थीम था वही था ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इस बार ये थीम था, नोट करिएगा भाई। नेक्स्ट है कैप्टन विक्रम बत्रा बर्थ एनिवर्सरी ऑन 9 सितंबर। मैं आपको बता दूं 2016 में मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया था, तब मेरे एग्जाम में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन बना था और उस टाइम पर मुझे विक्रम बत्रा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, ना ही इनकी बर्थ एनिवर्सरी के बारे में पता था, ना इनकी पोस्ट कहां पर इनका जन्म हुआ ये भी नहीं पता था, उनको अवार्ड रिवॉर्ड क्या क्या दिए गए कोई खास नहीं पता था और उस क्वेश्चन का आंसर मैं डेफिनेटली गलत ही लगा के आया था। तो 9 सितंबर को ही मैंने सोच लिया था कि यार ये करंट इवेंट जरूर डालना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो भाई कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आई होप ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। ये हैं जो कि भारत के ग्रेट सोल्जर रह चुके हैं। आपको पता है 1999 की कारगिल में ये शहीद हुए थे। इनके बारे में आपको बताऊं, इनका जो जन्म हुआ था सितंबर 9, 1974 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में इनका जन्म हुआ था। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह जब कंप्लीट की, ग्रेजुएशन करने के साथ साथ इन्होंने मर्चेंट नेवी में भी सिलेक्शन ले लिया था जहां पर बढ़िया सैलरी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे तो इंडियन आर्मी की वहां पर छावनी होने के कारण बचपन से ही सोचा था कि यार इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मर्चेंट नेवी को इन्होंने लीव किया और उसके बाद इन्होंने इंडियन आर्मी में जाने का 100% फैसला कर लिया और इन्होंने सीडीएस की तैयारी की, सीडीएस का एग्जाम क्रैक करके उसके बाद इन्होंने एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करके फाइनली इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन कर ली, जहां पर इनको 13वीं झारखंड आर्मी राइफल की बटालियन में इनको तैनात किया गया एज ए लेफ्टिनेंट शायद। ठीक है, उसके बाद जो इनके बड़ी अचीवमेंट रही वो थी जून 1999 कारगिल लद्दाख में, जब 5140 फीट की ऊंचाई पहाड़ी पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ, बटालियन के साथ वहां पर कब्जा लिया था। ठीक है, उनको भगाकर, वहां से हटाकर, उनको मारकर। ठीक है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है अपने आप में। आज तक इनको याद किया जाता है, इनके बोले हुए डायलॉग वगैरह आज तक मूवीज वगैरह उनके ऊपर बन रही है। उसके बाद यानी कि कारगिल के युद्ध के टाइम पर ही इनको कैप्टन बनाया गया पूरी बटालियन का। उसके बाद जुलाई 1999 में ही इनको दूसरी एक और चोटी थी 4875 फीट ऊंची, जहां पर आतंकवादियों ने भी कब्जा कर रखा था। वहां पर भी ये गए थे अपनी टीम के साथ, जबरदस्त घमासान युद्धवाद के बीच में, जहां पर ये जख्मी हो गए थे लेकिन फाइनली सक्सेसफुल रहे थे। वहां पर भी इन्होंने चोटी के ऊपर कब्जा ले लिया था, वहां पर उस पोस्ट को भी, और पाकिस्तानी जो सैनिक थे वहां काफी ज्यादा इन्होंने वहां पर मारे थे। और आज भी जो वो चोटी है यानी कि जहां पर जो वो पोस्ट है उसको विक्रम बत्रा पोस्ट के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ये शहीद हो गए थे, यानी कि सक्सेसफुल हुए थे। 7 जुलाई 1999 की वो बात है जब ये शहीद हुए थे और ये मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। पोस्टुमस, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है पोस्टुमस। पोस्टुमस का मतलब होता है मरणोपरांत। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंग्लिश सेक्शन के अंदर। मरणोपरांत, अगर मरणोपरांत किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, मरणोपरांत किसी की बुक पब्लिश की जा रही है तो उसको पोस्टुमस बोला जाता है। ठीक है, पोस्टुमस। तो इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जो कि बहुत कम सोल्जर ऐसे हैं जिनको ये सौभाग्य मिल पाता है। और इनका एक डायलॉग भी है फेमस, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, जब इन्होंने पोस्ट के ऊपर कब्जा ले लिया था तो इनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, तो जब कब्जा ले लिया था तो इन्होंने एक कोड बोला था एक तरीके से, दिल मांगे मोर, कि हमने भाई फतेह कर दी। और ये इतना पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे एडवर्टाइज, जैसे कि पेप्सी का एडवर्टाइज आता था ये दिल मांगे मोर, और काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है दिल मांगे मोर के ऊपर। और इनके ऊपर भी इनकी बायोपिक, बहुत सारी बायोपिक आज तक बन चुकी है। कारगिल, LOC कारगिल आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, उसमें भी शायद अभिषेक बच्चन, शायद, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, इनका रोल प्ले कर रहे हैं। और अभी अभी शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी, गजब मूवी यार। अगर आपने नहीं देखी ना, इनके बारे में पूरा जानना चाहते हैं किस तरीके से वो वॉर हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो यार जरूर देखिएगा शेरशाह मूवी, अमेज़न प्राइम पर, गजब की है यार, जबरदस्त। तो ये है इनके बारे में, याद रखिएगा। 9 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, एनिवर्सरी। और शायद इस बार 47वीं, आई थिंक मैं ठीक हूं, हाँ, और 9 सितंबर को ही शायद अक्षय कुमार का भी जन्मदिन होता है। नेक्स्ट है बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल एयर स्ट्रिप का लोकार्पण।
सबसे पहले समझिए नेशनल एयर स्ट्रिप है क्या। स्ट्रिप को बोलते हैं भाई पट्टी, यानी कि नेशनल हवाई पट्टी, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट होते हैं जहां पर वो लैंड करते हैं फिर जहां से वो टेक ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं हवाई पट्टी। तो भारत के अंदर बाड़मेर में भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी एयरफोर्स के लिए बनाई गई। कहां पर बनाई गई, या फिर एक तरीके से उसका नाम क्या है, NHA 925A, ये उसका नाम है, जो कि 3 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी तैयार की गई है। किसके थ्रू ये हवाई पट्टी तैयार की गई, वो NHAI के थ्रू तैयार की गई, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू उसको तैयार किया गया। लगभग 19 महीनों का टाइम लग गया इस हवाई पट्टी को तैयार करने में। NHAI ने इसको तैयार किया है। तो बाड़मेर में हाल ही में नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक एयरफोर्स के स्पेशल जेट में इसी हवाई पट्टी पर उन्होंने लैंड किया था जब इसका लोकार्पण हुआ। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भारत की पहली एयर स्ट्रिप है इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, बाड़मेर में इसको बनाया गया। भारतवर्ष जो कि पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, पाकिस्तान से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितना, 40 किलोमीटर। भारतवर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सबसे पहले समझेंगे भाई G20 सम्मेलन होता क्या है। दुनिया के 20 सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री या फिर सबसे जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो सभी देश या फिर विकासशील देश हैं, वो एक सम्मेलन करते हैं, यानी कि एक बैठक करते हैं जिसमें बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। आर्थिक रूप से और कैसे स्ट्रॉन्ग बना जाए, अपने अपने देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधार में लाई जा सके, और जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, टेररिज्म के मुद्दे हो गए या फिर पैंडेमिक कोविड-19 के मुद्दे हो गए, उन पे चर्चा करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इस G20 होता है, जिसको ग्लोबल 20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक शिखर सम्मेलन हर साल होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन मैंने आपको बताया, उसमें देश के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर विकासशील देश हिस्सा लेते हैं। इसमें 20 ऐसे देश होते हैं दुनिया के जो कि स्ट्रॉन्ग या फिर विकासशील देश होते हैं। तो हर साल ये होता है। इसमें कौन कौन से देश होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये नीचे देखिए, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल होता है। तो भाई ये 20 कंट्रीज इसमें शामिल होती है, यानी ग्रुप होता है। खास बात यह है कि पहली बार 2023 के अंदर भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन का भारत कब अध्यक्षता करेगा या फिर कब मेजबानी करेगा। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि भाई वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे शेरपा, ठीक है, शेरपा होंगे। शेरपा का मतलब वो होता है कि जो इस शिखर सम्मेलन में जो डिफरेंट देश के नेता होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, रिप्रेजेंट करता है नेताओं को, ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि होता है उन नेताओं का एक तरीके से, ठीक है। मोदी जी इस शिखर सम्मेलन में कई बार भारत के नेताओं की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बारी है 2023 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, जो कि शेरपा रहने वाले हैं, एक तरीके से एजेंडा को तैयार करेंगे, एजेंडा में कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहने वाले हैं। बात हो रही है 2023 की, जो कि दिसंबर 2022 से शुरू होगा और 2023 में भारत इसकी मेजबानी करता आपको नजर आएगा। सवाल ये भी उठता है कि भाई 2021 की मेजबानी किसने की होगी G20 शिखर सम्मेलन की। तो नीचे भाई लिखा हुआ है G20 देशों की अगली बैठक 30 से 31 अक्टूबर को इटली की अध्यक्षता में होगी। यानी कि जो G20 का 2021 का संस्करण है उसकी जो अध्यक्षता कर रहा है, उसकी जो मेजबानी कर रहा है वो इटली कर रहा है। इटली में होगा 30 से 31 अक्टूबर को। किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, क्या क्या होने वाला है, वो आपको 30-31 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है चीज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे चलती है भाई, एक G7 होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें 7 कंट्रीज होती हैं
और जिसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं लेता, यानी कि भारत उसका G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट भारत को उसमें बुलाया जाता है। और आपको पता है ब्रिटेन में इस बार हुआ था, बोरिस जॉनसन ने उसकी अध्यक्षता की थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। ये मैंने लगाया हुआ है स्मोक टावर, जो कि भारत का पहला स्मोक टावर कहां पर लगाया गया था, दिल्ली कैनॉट प्लेस में लगाया गया। बात हो रही है एक पोर्टल की, ठीक है, एक वेब यानी कि एक एप्लीकेशन, एक ऐसा पोर्टल होता है जो कि है प्राण। किसने लॉन्च किया, ठीक है, किसने शुरू किया इस प्राण पोर्टल को? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, यानी कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव, ये हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा, इन्होंने प्राण नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है, एक पोर्टल की शुरुआत की। ये क्या पोर्टल है, इसमें होगा क्या? जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा भाई ये प्राण पोर्टल, ठीक है। पर्यावरण, कितना पर्यावरण साफ है, कहां पर पर्यावरण की क्या गुणवत्ता है, कहां पर पर्यावरण खराब है, कहां पर बहुत ही अच्छा है, कहां पर और स्मोक टावर हमें लगाने की जरूरत है। यानी कि इस पोर्टल के थ्रू आप देख पाओगे कि आपका जो शहर है उसका जो पर्यावरण अनुपात है वो क्या है, उसका क्या रेशो है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट इंडेक्स बताने का काम करेंगे। इन्वायरमेंट इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी देगा प्राण पोर्टल, जिससे हम एक नीले आसमान की उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं। ऐसा कहा है भूपेंद्र यादव ने इस प्राण पोर्टल को लॉन्च करते वक्त। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारतीयों को दिया यूएई न्यू ग्रीन वीजा का तोहफा। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारतीयों के लिए यूएई न्यू ग्रीन वीजा नामक का एक नया वीजा की शुरुआत किया, या फिर एक नया वीजा शुरू किया है जिसका नाम है ग्रीन वीजा, ठीक है। ग्रीन वीजे के नाम से जाना जाएगा। इसकी खास बात क्या है, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, फिर उन प्रवासी लोगों को मिलेगा जो कि यूएई में जॉब करने के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि इसके तहत अगर कोई किसी के पास ये वीजा है, ठीक है, वीजे के लिए एलिजिबल है, वीजा उसने ले लिया, तो वो यूएई के अंदर जॉब करने के लिए जा रहा है, वो अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को वहां पर ले जा सकता है अगर उसके पास ये वीजा है, उसको ये वीजा मिल गया है। देखिए, इस वीजे के दायरे में प्रवासी कामगार के साथ उसका परिवार भी आएगा। यानी कि अगर उसके बच्चे भी हैं, 25 साल तक का अगर कोई बच्चा है, उसको अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है और वो उसके परिवार का हिस्सा है, तो वो उसके साथ दुबई में रह सकता है। दूसरी खास बात है, यूएई सरकार ने यह भी बताया कि जिन लोगों की नौकरी गई है उन्हें देश में 180 दिनों के लिए रहने की अनुमति दी जाएगी। क्लियर है? या फिर आने वाले टाइम में अगर किसी के पास ग्रीन वीजा है और उसकी नौकरी चली जाती है, वो फिर भी बिना नए वीजा के रह सकता है दुबई के अंदर या फिर यूएई के अंदर, पूरे ही यूएई के अंदर 6 महीने के लिए। तो ये कुछ खास बातें हैं इस ग्रीन यूएई वीजा का, स्पेशली प्रवासी कामगारों के लिए, यानी कि जो काम के लिए यूएई के अंदर जाते हैं। जो यूएई की टोटल पॉपुलेशन है ना, उनका 80% हिस्सा बाहरी प्रवासी लोग ही हैं। यानी कि जो यूएई के अंदर काम के लिए गए हुए हैं, वो पूरी पॉपुलेशन का 80% हिस्सा वहां पर रह रहा है। यानी कि यूएई की अपनी जो प्रॉपर नेशनलिटी वाले लोग हैं वो केवल 20% ही है, बाकी के 80% लोग तो बाहर से ही गए हुए हैं यूएई में काम के चलते। तो ये अपने आप में बड़ा फैक्ट है। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन से देश ने भारतीयों के लिए न्यू ग्रीन वीजा जारी किया है? तो आप आंसर लगा दोगे यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर शॉर्ट में यूएई। नेक्स्ट है, कोलकाता में डुरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ। डुरंड कप क्या है? ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि भारत के अंदर लगभग 130 साल से होता आ रहा है। सबसे पहले ये 1888 में शुरू किया गया था। ये देखिए, 1888 में शुरू किया गया था। उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर रूल कर रही थी और ये केवल सेना के लिए होता था। यानी कि जो भारतीय सेना है या फिर ब्रिटिश भारतीय सेना है, उनके बीच में
ये टूर्नामेंट खेली जाती थी। फिर धीरे धीरे जो नागरिक हैं, वैसे लोग हैं, उनके लिए भी इस टूर्नामेंट को खोला गया और सभी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे और धीरे धीरे ये एक परंपरागत खेल बन गया, परंपरागत टूर्नामेंट बन गया कि हर साल ये टूर्नामेंट जरूर होनी चाहिए। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1828 में सबसे पहले जो ये टूर्नामेंट हुई थी वो शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर ये टूर्नामेंट खेली गई थी। इसका जो नाम है डुरंड कप भी इसको बोल देते हैं या फिर डुरंड टूर्नामेंट भी इसको बोल देते हैं। सवाल उठता है कि इसका नाम डुरंड क्यों रखा गया है। एक मोर्टिमर डुरंड थे, मोर्टिमर डुरंड 1884 से लेकर 1894 तक, यानी कि 10 साल तक भारत के प्रवासी विदेश सचिव थे, यानी कि ब्रिटेन के कोई अधिकारी थे जो कि भारत के विदेशी सचिव के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने ही इसकी शुरुआत करवाई थी और उनका नाम मोर्टिमर डुरंड था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका डुरंड कप नाम रखा गया। तो याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि भाई जो डुरंड कप है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो आज सीधा सीधा बोल दो कि वो फुटबॉल से संबंधित है, जो कि भारत की एक टूर्नामेंट है। और इस बार जो टूर्नामेंट हो रही है वो कोलकाता के अंदर हो रही है। और हाल ही में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुटबॉल को किक करके इस कप की शुरुआत की है, यानी कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा यार, करंट अफेयर का बुक के बारे में एक बार और बता दूं, क्योंकि नया एडिशन है, सितंबर मंथ चल रहा है तो उसका एडिशन भी आ चुका है। लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर रेडी करने के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। और शायद यार 15% का डिस्काउंट अब तक इसके ऊपर अप्लाई हो रखा है, क्योंकि काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया रेट इतने हाई है, हम तो परचेज ही नहीं कर पा रहे। तो 50% ऑफ है, निश्चिंत होकर प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए परचेज करके। नेक्स्ट है ब्राइट स्टार। ये टर्म याद रखिएगा, ब्राइट स्टार इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया गया। ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, या फिर आर्मी एक्सरसाइज इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जहां पर दो अलग अलग देश मिलकर एक अभ्यास करते हैं या फिर एक एक्सरसाइज करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या होते हैं कि जो सेनाएं होती हैं वो डिफरेंट चैलेंज को किस तरीके से हैंडल करें, ठीक है, उसको एक दूसरी सेना के साथ साझा करते हैं, उस चीज के ऊपर मिलकर प्रैक्टिस करते हैं दो अलग अलग देशों की सेना। लेकिन यहां पर बात हो रही है बहुराष्ट्रीय सेना, बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल, जो अलग अलग देश हैं, बहुत सारे देशों की सेना मिलकर एक अभ्यास करती है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। और इस अभ्यास की खास बात यह है कि ये 2 साल में एक बार किया जाता है। और कहां पर कौन आयोजित करता है, कौन होस्ट करता है इस अभ्यास को? मिस्र करता है। मिस्र कौन सा देश है? इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट ही मिस्र है भाई, इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं हिंदी में, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ब्राइट स्टार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि ब्राइट स्टार इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इजिप्ट आयोजित करता है। और हर 2 साल में एक बार जब भी ये होता है, इजिप्ट की मदद कौन करता है इसमें, किसके सहयोग से इजिप्ट इस एक्सरसाइज को कर पाता है? अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका इस एक्सरसाइज को करने में मिस्र की सहायता करता है। मिस्र के अलावा इस बार अमेरिका, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और इटली सहित 21 देश, इस बार टोटल 21 देशों ने मिलकर एक साथ इस एक्सरसाइज को करना शुरू किया, यानी कि शुरू हो चुकी है। कहां पर, क्या नाम है इसका? ब्राइट स्टार। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ब्राइट स्टार जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहां पर आयोजित की गई 2021 में? तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इजिप्ट के अंदर या फिर मिस्र के अंदर इसको आयोजित किया गया। कितने देशों ने इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया था? टोटल 21 देशों की मिलिट्री ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया था। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। Amazon इंडिया कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की। Amazon के बारे में जानते होंगे, एक ई कॉमर्स कंपनी है जहां से आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और आपके पास पहुंच जाता था। अभी कुछ साल पहले जब Amazon ग्रोसरी स्टोर लॉन्च हुआ, सब चौंक गए कि यार Amazon पे अब
क्या क्या मिलना शुरू हो गया, मसाले मिलेंगे, घर का सामान मिलेगा, राशन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और अब फाइनली अमेजोन इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो किसान की जरूरत का सामान है, यानी कि किसान स्टोर, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, या फिर अब तक कर दिया होगा जब आगे आप कभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने आपको तो सीधा सीधा आंसर लगा देना है कि किसान स्टोर कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया, अमेजोन इंडिया ने लॉन्च किया। यानी कि भारत के जो किसान हैं उनका जो कृषि उपकरण है, यानी कि खेती करने में जो उपकरण काम आते हैं वो, और सहायक उपकरण, या फिर बीज हो गया, या फिर पोषण हो गया, कुछ भी दवाई वगैरह, या फिर कुछ भी बीज वगैरह है आदि, लगभग 8000 से अधिक कृषि संबंधित सामानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यानी कि कृषि से रिलेटेड कुछ भी हो, बीज हो, खाद हो, पोषक तत्व हो, या फिर उपकरण हो, वो किसानों को अवेलेबल कराएंगे। अब किसानों को बाजार भटकने की जरूरत नहीं है। अमेजोन खोला और सीधा किसान स्टोर पर गए और जो भी परचेज करना है, जो भी बीज, गेहूं, कुछ भी परचेज करना है वहां से परचेज किया, घर आया और बस तुरंत खेती कर डाली। तो ये इंटरेस्टिंग है, अमेजोन ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हाल ही में आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और इकलौते गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले शख्स बन गए हैं, और पहली बार जेवलिन थ्रो में भी इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया है। तो भाई इनको, नीरज चोपड़ा फिलहाल ग्रेट पर्सनैलिटी बने हुए हैं, इनको फाइनली टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। यानी कि अब से आप नीरज चोपड़ा को जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए देखोगे। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि नीरज चोपड़ा को हाल ही में कौन से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑप्शन दिए होंगे, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है या फिर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, LIC नहीं बोल रहा हूं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और CEO कौन है? नवीन ताहिलियानी टाटा के CEO है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो ये फर्म है उनके। और वेंकी अय्यर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। याद रहेगा ना, इजी सा है। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा, रक्षा मंत्री ने MRSAM मिसाइल को जंगी बेड़े में किया शामिल। फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने वाली है क्योंकि रक्षा मंत्री ने वायुसेना के बेड़े में MRSAM मिसाइल को शामिल कर दिया है। MRSAM क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखिए, अगर एग्जाम में पूछ ले MRSAM की फुल फॉर्म बताइए तो इसकी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एक सेक्शन होता है करंट अफेयर का, तो 3-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसकी मीडियम रेंज होती है और जो सरफेस से, यानी कि धरती से एयर में, हवा में वार करने वाली एक मिसाइल होती है। M4 मीडियम, R4 रेंज, S4 सरफेस, A4 एयर और M4 मिसाइल। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको फाइनली इंडियन एयरफोर्स के जंगी बीड़े में शामिल कर लिया गया है। इसकी कुछ खासियत है, इसकी जो रेंज है वो 70 से 100 किलोमीटर, यानी कि 70 से 100 किलोमीटर अगर कुछ भी आ रहा है, कोई भी मिसाइल आ रहा है, कोई भी फाइटर जेट आ रहा है, तो उसको उड़ा सकती है 70 से 100 किलोमीटर के दायरे में। इसमें काफी एडवांस सिस्टम लगाया गया है, एक एडवांस रडार इसमें लगाया हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसमें लगाया गया, मोबाइल लॉन्चर इसमें लगाया गया, यानी कि मोबाइल तरीके से, रिमोट तरीके से इसको लॉन्च किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी इसमें लगाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को किसने बनाया है, इस मिसाइल को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और इजराइल की IAI और DRDO ने मिलकर, एक साथ मिलकर इस मिसाइल को तैयार किया है, जो कि बहुत जल्द इंडिया की तीनों सेनाओं में, यानी कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना में शामिल होने वाली है। और वहीं पर जो इजराइल है उनकी सेना में भी ये MRSAM शामिल होने वाली है, ये मिसाइल शामिल होने वाली है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने कमेंट करके, ट्वीट करके बताया था कि जो नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का, वो बाखूबी अभी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मेड इन इंडिया भी है, मेक इन इंडिया के थ्रू इस मिसाइल को बनाया गया, क्योंकि DRDO ने भी इस मिसाइल को बनाया है इजराइल IAI के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, और शायद आज का लास्ट करंट इवेंट है, T20 वर्ल्ड कप 2021 से रिलेटेड है।
महेंद्र सिंह धोनी बने T20 वर्ल्ड कप टीम के मेंटोर। मेंटोर को हिंदी में उपदेशक भी बोलते हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में आप जानते होंगे, और स्पेशली जो लोग क्रिकेट लवर हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि भैया 15 अगस्त 2020 में महेंद्र सिंह धोनी ने तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो स्पेशलिटी है महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि यहां पर बात हो रही है टीम के मेंटोर की, यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है UAE और ओमान में, इंडिया क्रिकेट टीम के जो मेंटोर होंगे, यानी कि जो उपदेशक होंगे, एक तरीके से मार्गदर्शक हम कह सकते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी होने वाले हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के मार्गदर्शक कौन थे? कृष्ण। इसी तरीके से टीम इंडिया के मार्गदर्शक या फिर उपदेशक या फिर मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी रहने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप भारत को दिलाया था, उसके बाद 2011 में ODI वर्ल्ड कप भारत को दिलाया था, बहुत साल बाद, शायद 28 साल बाद। तो मैंने भी यार, मैं आपको बताऊं, अपनी लाइफ में जो पहला पूरा क्रिकेट मैच देखा था अब तक अपनी जिंदगी में, वो 2011 का जो फाइनल वर्ल्ड कप था, वो मैंने देखा था। अब तक नहीं देखा कोई भी मैच, तो यही माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जब से महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लिया था, उसके बाद से भी विराट कोहली जो फिलहाल के कैप्टन है इंडिया टीम के, वो भी काफी सारी एडवाइस महेंद्र सिंह धोनी से लेते आए हैं। ऑब्वियसली यही खेल रही होती हैं पिच पे, ये बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं यार, इस बार भी T20 भारत के पास आ जाए 2007 की तरह। 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक UAE यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में खेला जाने वाला है क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप। और 44 मैचेस इसके अंदर होंगे। आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानते होंगे। 16 पार्टिसिपेंट, यानी कि 16 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट लेती है, यानी कि लेने वाली है एक तरीके से। क्लियर है? ठीक है, तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप तो देखोगे, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, ये था शायद आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा करंट इवेंट लगा। यार इतने दिन से आप दी करंट अफेयर शो देख रहे हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो, तो इतना आइडिया ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर देखते ही हो जाना चाहिए कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम दिया था, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला करंट इवेंट लगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। और बाकी PDF फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिए, हिंदी इंग्लिश में उसको आपको PDF फाइल मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलोगे ही नहीं, मुझे पता है। और वीडियो को तो दबा के शेयर करना जितना हो सके। और एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है। भाई खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी यार ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। बहुत दिन हो गए, 1 साल होने वाला है, तो बढ़ाइए यार लोग, तभी तो मोटिवेशन आएगा, तभी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्टर कर करके हम लेकर आएंगे। तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।